सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी फॉर दिस वीडियो, दैट इज़ फाइनेंस फॉर एवरीवन। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फाइनेंस फॉर एवरीवन उनका पेपर है कल ही मेनली। सो दैट इज़ वाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर फाइनेंस फॉर एवरीवन। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज इस वीडियो का लाइक टारगेट इज 100 लाइक्स का है। ऑल्सो कई बच्चे पूछेंगे कि क्या इसी में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी इसी में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, बट 50% ऑफ पेपर, 50 to 60% ऑफ पेपर इन्हीं क्वेश्चन आंसर से बनेगा, ये मैं आपको 101% बता रही हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो दैट इज फाइनेंस फॉर एवरीवन। सो इसमें हम सारी यूनिट्स डिस्कस करने वाले के करके क्वेश्चन आंसर्स। सो यूनिट 1 में हमारे पास लेसन 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ये एक एबिलिटी है कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एंड मेक कर सकते हैं इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट मनी। सो फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं फाइनेंस के बारे में पढ़ना एंड डिस्कस फाइनेंशियल लिटरेसी इन व्यू ऑफ अबव स्टेटमेंट। मतलब आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन हो सकती है आपके पेपर में और आपको जो स्टेटमेंट को लिखा सकते हैं कि कमेंट करो ये स्टेटमेंट के बारे में बताओ। सो फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे पहले क्या होता है? सो फाइनेंशियल लिटरेसी जो रेफर करते हैं एक नॉलेज लाइक टू द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड ताकि हम जो मैनेज कर सके पर्सनल फाइनेंसेस को इफेक्टिवली। और ये इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स लाइक बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग या फिर यू हैव इज बोरोइंग या फिर मैनेजिंग डेप्ट जो कि होता है लोन वगैरह लेना। सो उसको मैनेज करना। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको हेल्प करता है इंडिविजुअली कि आप जो है इन्फॉर्म डिसीजंस बना सको अबाउट मनी एंड ये आपको जो है हेल्प करता है टू इट गिव्स यू नॉलेज अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस एंड टू आइडेंटिफाई की अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैव टू अप्रूव टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल सिचुएशन। नेक्स्ट टू हैव इज फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। तो ये नहीं कि आप अगर फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ रहे हो तो आपने फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो बहुत है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें रिक्वायर होती है दैट इज द रियल लाइफ सिचुएशन की नॉलेज। ये इंक्लूड करते हैं डेवलपिंग गुड फाइनेंशियल हैबिट्स सच एज सेविंग रेगुलरली, लिविंग विद इन वंस मीन्स एंड अवॉइडिंग डेप्ट। नेक्स्ट इज ओवरऑल जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये एक एसेंशियल लाइफ स्किल है दैट कैन हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स एंड इंप्रूव करता है उनके फाइनेंशियल वेलबींग को। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेसन वी हैव इज लेसन 2 दैट इज वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, post offices, mobile app based services. So now here we have the important question that is, do you think that while performing digital transactions some steps should be taken in mind? Explain it. So जब भी आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो किसी भी शॉप पे जाके कहीं पे भी एक डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो 10 रुपए की, 100 रुपए की, 200 या 1000 रुपए की, तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए उस समय? सो आपको ये तो पक्का है कि आपको कुछ चीजें माइंड में रखना जरूरी है। फर्स्ट इज वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेबसाइट और ऐप। जब भी आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट वगैरह पे जो है पैसे भेज रहे हो तो उसमें एक चीज याद देखो कि वो क्या जेन्युइन और सिक्योर है। और इसको आप देख सकते हो बाय द यूआरएल। अगर आपके यूआरएल पे जो है HTTPS लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वो एक सही वेबसाइट है और वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। ऑल्सो एक पैडलॉक का आइकन है या फिर एक ग्रीन एड्रेस बार है टू कन्फर्म द वेबसाइट्स ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट यू इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सो ऑलवेज आपको बोला जाता है कि एक तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, मल्टीपल अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड यूज मत करो और हमेशा अपने पासवर्ड में जो लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल्स इन सब का यूज करो। नेक्स्ट इज कीप योर डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट। सो आपको अपने सॉफ्टवेयर या फिर आपको जो डिवाइस वगैरह उसको अप टू डेट रखना चाहिए ताकि आप जो है जो भी मतलब करंट सिक्योरिटी थ्रेट्स है उनसे बच सको। देन यू हैव अवॉइड पब्लिक वाईफाई। सो ये बहुत लोग करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, बहुत लोग करते हैं ये। दैट इज कि जब भी आपको एक वो पब्लिक वाईफाई मिला आप उससे कनेक्ट कर लेते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि जो बैंकिंग और शॉपिंग पब्लिक वाईफाई होते हैं इसमें जो है कुछ हैकर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें वो क्या होता है कि आपका फोन हैक हो सकता है। तो जब भी आप बैंकिंग या शॉपिंग वगैरह के लिए जाओ तो ट्राई करो कि आप अवॉइड करो वाईफाई। नेक्स्ट ये हैव इज मॉनिटर योर ट्रांजेक्शन। सो हमेशा ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करो कि जो भी आपने पैसे भेजे हैं कि आपने एक ऑथेंटिक जगह पे भेजे या नहीं भेजे। अगर आपको कोई सस्पिशन लग रहा है तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को जो है इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ये सारे स्टेप्स है जो कि आपको लेने चाहिए जब आप डिजिटल पेमेंट्स वगैरह कर रहे हो। नेक्स्ट इज द लेसन 3 दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। सो हियर इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट्स क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना आपको उसके इम्प्लीकेशंस एंड सुटेबल मेजर्स कि हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक बजट है वो एक डेफिसिट है, लाइक बजट डेफिसिट जो है वो अक्कर करता है व्हेन गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है एक्सीड इट्स रेवेन्यू, लाइक व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। और वो 3 टाइप के बजट होते हैं, लाइक बजट डेफिसिट्स 3 टाइप्स के होते हैं। दैट इज साइक्लिकल डेफिसिट, ये अक्कर करता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस
इन द बिजनेस साइकिल सच एज रिसेशन। ड्यूरिंग अ रिसेशन जो टैक्स रिवेन्यू है वो डिक्रीज हो जाते हैं और जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करती है ऑन द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वो हो जाता है इंक्रीज। और दिस लेड टू सिक्लिकल आई थिंक सिक्लिकल डेफिसिट, इसको ऐसे पढ़ेंगे। टू करेक्ट सिक्लिकल डेफिसिट गवर्नमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट करने होंगे पॉलिसीज दैट स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ सच एज इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिड्यूसिंग टैक्सेस। नेक्स्ट यू हैव इज स्ट्रक्चरल डेफिसिट। सो स्ट्रक्चरल डेफिसिट क्या होता है? सो स्ट्रक्चरल डेफिसिट होता है, ये अक्कर होता है जब गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग में जो है कमिटमेंट्स में एक्सीड करती है अपने रेवेन्यू। और ये जनरली तब होता है जब गवर्नमेंट जो है जिसने किसी प्रॉमिस कर रखा है टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विस सच एज हेल्थ केयर या एजुकेशन विदाउट द रेवेन्यू टू पे फॉर देम। सो जो ये इम्प्लीकेशंस होते हैं स्ट्रक्चरल डेफिसिट में, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनको रिक्वायर होता है फंडामेंटल चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू पॉलिसीज। और इसको हम जो करेक्ट कर सकते हैं बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज such as reducing spending, increasing taxes or reforming entitlements programs. Next we have is funding deficit. So funding deficit क्या होता है? So ये अक्कर करते हैं when जो गवर्नमेंट है वो एक शॉर्ट टर्म कैश फ्लो में जो है प्रॉब्लम होती है, like when the government has a short term cash flow problem such as when it needs to borrow money to pay फॉर एक्सपेंसेस, मतलब वो अपने एक्सपेंसेस भी पे नहीं कर पाती है। और ये जो इम्प्लीकेशंस है ऑफ अ फंडिंग डेफिसिट, ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती है जो कि रिजॉल्व की जा सकती है बाय बोरोइंग और फंडिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। और इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन इशू बॉन्ड्स, रेज टैक्सेस और रिड्यूस स्पेंडिंग। नेक्स्ट ये है द नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 2, जिसमें हमारा लेसन 1 है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सो इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज गिवन वन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट बैंक। तो इन तीनों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के आपके एग्जांपल्स होते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आप कहोगे एक्सिस बैंक। दीज आर द कमर्शियल बैंक्स। और ये बैंक जो वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ऑफरिंग लोन्स, ये बहुत सारे आपको सर्विसेज देते हैं, लाइक ऑफरिंग लोन करते हैं, लाइक लोन देते हैं आपको, क्रेडिट कार्ड देते हैं एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक, सो कोऑपरेटिव बैंक का एक एग्जांपल है दैट इज कॉस्मोस बैंक। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉस्मोस बैंक। और जो बैंक है वो ऑन होते हैं एंड ऑपरेट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स हु आर आल्सो देयर कस्टमर्स, मतलब जो कि खुद ही कस्टमर है और वही जो है ऑपरेट करते हैं उस बैंक्स को। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर मेंबर्स हु आर ऑफन फ्रॉम सेम कम्युनिटी और प्रोफेशन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट बैंक। सो डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं वो जनरली होते हैं लाइक एग्जाम्पल इसके होते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SIDBI। सो ये बैंक जो है वो स्पेशलाइज होते हैं इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एंगेज होती है इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट? सो टर्म डिपॉजिट क्या होता है? सो ये लाइक पहले हम देख लेते हैं। सो जो मेन डिफरेंस होता है इन टू में वो होता है लाइक टर्म डिपॉजिट जो है जिसमें कस्टमर जो डिपॉजिट करते हैं एक लमसम मनी फॉर अ फिक्स टाइम। ये होता है एक टाइप का फिक्स डिपॉजिट भी जो कि ड्यूरेशन के होता है, लाइक अगर आपने 5 साल का डिपॉजिट किया तो आपको 6% वो मिलेगा, लाइक इंटरेस्ट मिलेगा, या 2% मिलेगा, 4 मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलता है आपको। रिकरिंग डिपॉजिट होता है, रिकरिंग से आपको पता चलेगा रिकरिंग मतलब कि वो बार बार होने वाला। सो जो कस्टमर है यार वो डिपॉजिट करता है अपनी मनी एट द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ कुछ अमाउंट जो है वो हमेशा लाइक डिपॉजिट करता है। जनरली जो इसे हम कहते हैं टीडी एंड आरडी। टीडी जो होती है वो होते हैं लाइक इसे हम एफडी भी कहते हैं। टीडी इज लाइक एफडी जिसमें हम एक बार में सारा पैसा जमा करते हैं, एंड आरडी इज लाइक अ मंथली पेमेंट जिसमें मंथली या फिर एक फिक्स टाइम होता है, इतने टाइम बाद हमारे को जो पेमेंट करनी होती है। समटाइम इट्स मंथली, समटाइम इट्स 6 मंथ्स का टाइम होता है, कुछ ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। देन हियर इज द लेसन 2 दैट इज फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। सो इसमें अगर हम देखें कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले आपके पास है मॉर्टेज। सो मॉर्टेज में अगर हम देखें सो मॉर्टेज क्या होता है? सो मॉर्टेज होता है एक लोन दैट इज यूज्ड टू परचेज प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, मतलब जब हमारे को कोई जमीन वगैरह खरीदनी है सो दैट इज ऑफ मॉर्टेज, मतलब उसे मॉर्टेज पे लेते हैं जिसका हम जो है इंटरेस्ट वगैरह पे करते रहते हैं एंड रीपे द लोन विद द इंटरेस्ट ओवर अ फिक्स्ड पीरियड। देन वी हैव द रिवर्स मॉर्टेज। अब रिवर्स मॉर्टेज क्या होता है? सो रिवर्स मॉर्टेज एक लोन होता है जो कि अवेलेबल होता है टू द सीनियर सिटीजंस हु ओन अ होम, और ये अलाउ करते हैं उनको कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपना पार्ट ऑफ इक्विटी in their home into cash without having to sell the property। इक्विटी के बारे में अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता तो एक बार आप शार्क टैंक का कोई एक एपिसोड देख सकते हो, इसमें आपको पता चल जाता है। इक्विटी इस टाइप ऑफ की आप जो है अपनी कंपनी का एक हिस्सा दे रहे हो तो वो जो है अपने घर का एक हिस्सा देते हैं एंड उससे जो है वो लोन वगैरह ले सकते हैं। देन यू हैव इज द हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन दैट इज
ये प्रोसेस होता है, इसमें जो बोरोवर होता है प्लेजेस अ मूवेबल एसेट such as inventory stocks or machinery collateral for loan. The borrower retains ownership of the asset, but the lender जो है उसके पास right होता है to seize it if the borrower defaults on the loan. Then we have the bank overdraft, and just give me a second, there is a call. Okay, so now we have is the D part, that is bank overdraft. So बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ये टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो कि अलाउ करती है कस्टमर्स को कि वो विड्रॉ कर सके मनी, लाइक मोर मनी देन दे हैव इन देयर बैंक. सो ये होता है प्री अप्रूव्ड लिमिट, लाइक अप टू अ प्री अप्रूव्ड लिमिट जो कि होती है पहले से ही. जो कस्टमर है उसको चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन, मतलब जितने उसने ज्यादा निकलवाए हैं. अगर उसके अकाउंट में 2 लाख है और उसने 5 लाख निकलवाए हैं तो उसको 3 लाख का जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 3 लाख का इंटरेस्ट मतलब 3 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और जो कस्टमर है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है. और जो ओवरड्राफ्ट एंड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो टिपिकली लिंक्ड होती है टू द कस्टमर्स सेविंग्स और करंट अकाउंट. देन वी हैव द यूनिट 3, दैट इज लेसन 1 फाइनेंशियल. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड नाउ. हेलो. हम्म. अच्छा. मैं बाद में बात करूं अभी. ओके, सो here we have is the so there was an important call, so आप उसको skip कर सकते हो. Now we have the next lesson, that is lesson 1 unit 3 financial services from India Post. So India Post के financial services के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम some effective options फॉर सेविंग फॉर गर्ल चाइल्ड. मतलब क्या इफेक्टिव ऑप्शंस होते हैं गर्ल चाइल्ड को सेव, लाइक गर्ल चाइल्ड के लिए सेव करना, सीनियर सिटीजन के लिए सेव करना, या फिर एक पर्सन रिक्वायरिंग मंथली इनकम, तो उसके लिए सेव करने का क्या इफेक्टिव ऑप्शन है. सो ये लेसन हमारे पास डिस्कस करता है फाइनेंशियल सर्विसेज को जो कि प्रोवाइड करती है बाय द इंडिया पोस्ट. और ये एक्सप्लोर करता है इफेक्टिव ऑप्शंस फॉर सेविंग फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. फॉर अ गर्ल चाइल्ड जो हमारे पास ऑप्शन है लाइक सुकन्या समृद्धि योजना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वी हैव पीपीएफ एंड फिक्स डिपॉजिट है जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं. आप इसके लिए अगर डिस्कशन चाहते हैं पर्टिकुलरली तो आप मुझे बता सकते हैं, बट बिकॉज अभी टाइम नहीं है, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग सम ऑफ द एग्जांपल्स. नेक्स्ट वी हैव द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि सीनियर सिटीजन के लिए होती है, या फिर प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, दैट इज PMVVY. और ये फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो कि रिकमेंडेड होता है फॉर अ पर्सन रिक्वायरिंग मंथली इनकम. ऑप्शंस लाइक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम जो है वो मतलब वो यूज कर सकते हैं, एंड नेशनल पेंशन स्कीम भी जो है वो यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव इज द यूनिट 4, दैट इज लेसन 1 इंश्योरेंस सर्विस. सो लेसन 1 इंश्योरेंस सर्विस में एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और उसके आपको बेनिफिट्स बताने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के. सो जो लेसन है वो कवर करता है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और एक्सप्लेन करता है बेनिफिट्स की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से होते हैं. सो जो प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस वो इंक्लूड करता है द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लाइक आपको एक इंश्योर इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. और ये जो बेनिफिट्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के वो इंक्लूड करते हैं लाइक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली in case of the policy holders, ultimately death, tax benefits and investment opportunities. Also बीच में आपको कॉल. So now we have the next lesson, that is lesson 2 insurance product. So इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, that is ULIP जो है कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. एक्सप्लेन. तो ये एक कमेंट है तो कि आपको जो है एक्सप्लेन करना है. सो ULIP सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि किसके ऊपर स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, that is यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. और ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो ऑफर किया जाता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी, और ये कंबाइन करता है इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस कंपोनेंट्स को. जैसे कि पॉलिसी बाजार जो है वो पे करता है प्रीमियम्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज एलोकेटेड टुवर्ड्स इंश्योरेंस कवरेज, एंड जो रिमाइंडर होता है लाइक द रिमाइंडर इज इन्वेस्टेड in various types of investment funds such as equity, debt or a combination of both. So जो वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की कंपोनेंट की, लाइक इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट की इज सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड may increase or decrease depending on the performance of the underlying assets. Then you have the ULIPs जो है वो प्रोवाइड करती है the policy holder, like provide the policy holder with the flexibility to switch between different investment funds as per their risk appetite and investment goals. Additionally, they offer tax benefits under Section 80C and Income Tax Act, that is of 1967. Next question we have is compare the various types of health insurance plan
अवेलेबल इन इंडिया. सो इंडिया में बहुत सारे लाइक प्लान्स अवेलेबल है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स. सो फर्स्ट हियर वी हैव इज द इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. ये प्लान जो है वो प्रोवाइड करते हैं कवरेज टू एन इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली मेंबर्स अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट वी हैव इज द फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. और ये जो प्लान है वो प्रोवाइड करते हैं कवरेज टू द एंटायर फैमिली अंडर अ सिंगल पॉलिसी. और जो सम होता है इंश्योर होता है कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनी फैमिली मेंबर एज पर देयर मेडिकल नीड्स. नेक्स्ट वी हैव इज द ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स. सो ये जो प्लान्स होते हैं वो ऑफर किए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर्स और ये टू देयर एम्प्लॉयज और ये प्रोवाइड करते हैं कवरेज अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट वी हैव द क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स. सो ये प्लान्स होते हैं जनरली उन लाइक क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए, लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर हेल्थ सिचुएशन से सफर करें, दैट इज कैंसर, स्ट्रोक या हार्ट अटैक. देन हैव इज द सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. सो ये होते हैं जो भी सीनियर सिटीजन जो है अबव द एज ऑफ 60, सो उनको जो है एक स्पेसिफिक मेडिकल नीड्स वगैरह जो भी होती है तो वो सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाता है. उसके अलावा आपके पास है मेटर्निटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. और ये एक प्लान होते हैं जो कि कवर करते हैं फॉर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ एंड मैटरनिटी केयर. मैटरनिटी केयर मतलब जो मदर को केयर चाहिए थी वो. एंड ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे आप जो याद रख सकते हैं फॉर एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज यूनिट 5 में लेसन 1 दैट इज स्टॉक मार्केट. सो स्टॉक मार्केट के हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखने वाले हैं. सो हियर वी हैव द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट इज अनअवॉइडेबल. सो एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल होता है और इसके बारे में आपको कमेंट करना है. सो सबसे पहले हम देखिए, सो रिस्क जो है एक इन्वेस्टमेंट में वो तो आपको पता है इनअवॉइडेबल होता है. और जो इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सेवरल मेजर्स लेने होते हैं कि ताकि जो वो इस रिस्क को मिनिमाइज कर सके. सो रिस्क कैन बी लाइक मैनेज्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. सो डाइवर्सिफिकेशन की प्रैक्टिस से जो है हम लाइक इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स में, जिससे अगर कोई लाइक पर्टिकुलरली मार्केट गिरती भी है बट देयर आर टाइम्स कि कुछ और मार्केट से वो उठेंगी, जिससे आपका जो है वो इक्वल हो जाएगा या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है. बट इतना बड़ा लॉस नहीं होगा अगर आपने किसी एक लॉस वाली कंपनी में एक लॉस वाली जगह पे इन्वेस्ट किया होता. नेक्स्ट ये है एसेट एलोकेशन. सो एसेट एलोकेशन जो है इन्वॉल्व करते हैं डिवाइडिंग योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कैश. और ये स्ट्रैटेजी होती है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को कि वो बैलेंस कर सके रिस्क एंड रिवॉर्ड कर सके बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस. नेक्स्ट अगर बात करें स्टॉप लॉस ऑर्डर्स. सो जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट टूल होते हैं, लाइक आर रिस्क मैनेजमेंट टूल जो कि यूज किए जा सकते हैं यूज किए जाते हैं टू लिमिट लॉसेस इन अ फॉलिंग मार्केट. और ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं अ सेल इफ द स्टॉक प्राइस जो है फॉल कर जाते हैं बिलो अ स्पेसिफाइड प्राइस. देन वी हैव इज द हेजिंग. सो हेजिंग जो है इन्वॉल्व करता है यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस इन एन इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन्वेस्टर जो है कैन यूज ऑप्शंस और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेन पोटेंशियल लॉसेस. एंड लास्ट वी हैव इज द रिसर्च एंड एनालिसिस. सो रिसर्च एंड एनालिसिस में हमारे को बताया गया है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स रिक्वायर थ्रू रिसर्च एंड एनालिसिस, क्योंकि अगर हम रिसर्च और एनालाइज करके सब कुछ जो है तभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा. और ये हमारे को इन्वॉल्व करते हैं कंपनी के आपको फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटी के बारे में जानना चाहिए एंड कंपिटिटिव पोजीशन के बारे में जो कि बिफोर इन्वेस्टिंग के आपकी क्या क्या थी होंगी वो सब के बारे में जानना चाहिए. एंड हियर इज द अनदर क्वेश्चन दैट इज ऑफ लेसन 2 स्टॉक मार्केट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2. So here is the again another question that is compare zero coupon debentures, fixed coupon debentures and floating rate debentures. So first is zero coupon. So zero coupon जो होते हैं एक bonds होते हैं जो कि that do not pay interest during that term. So ये जो instead they are sold at a discount to their face value and the investors जब रिसीव करते हैं फेस वैल्यू व्हेन द बॉन्ड जब वो मैच्योर हो जाता है. और जो डिफरेंस होता है बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द फेस वैल्यू वो होता है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट ये है फिक्स्ड कूपन डिबेंचर्स. सो फिक्स्ड कूपन में क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं लाइक दैट पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द टर्म ऑफ बॉन्ड. The rate of interest is predetermined at the time of insurance and does not change. Floating rate debentures के बारे में अगर हम देखें तो so floating rate debentures जो है are bonds that pay interest based on the variable interest rate that changes over time. और ये जो interest rate है वो usually based होता है on benchmark such as LIBOR that is LIBOR हम इसे कह सकते हैं. और जो interest payment है वो adjusted होती है periodically to reflect changes in the benchmark rate. Next we then that is the last question I think, so that is the last question that is how have डीमैट अकाउंट्स लाइक आपको पता होगा डीमैट अकाउंट्स क्या होते हैं. सो ये जो डीमैट अकाउंट्स है उन्होंने इजी कर दिया है द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एंड ट्रेडिंग शेयर्स. सो जो डीमैट अकाउंट्स है हैव मेड इजियर टू होल्ड एंड ट्रेड शेयर्स बाय एलिमिनेटिंग द नीड्स
फॉर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स। सब जो है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए होते हैं। प्रीवियसली जो इन्वेस्टर्स होते थे उनको मेंटेन करने पड़ते थे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स विच वर प्रोन टू लॉस और डैमेज, और जो ट्रांसफर होता था ऑनरशिप का वॉज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बट जो डीमेट अकाउंट्स है ऑन द अदर हैंड, ये एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स है जो कि अलाउ करते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर्स को कि वो होल्ड कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं अपने शेयर्स इन अ पेपरलेस फॉर्म्स। एंड ये जो अकाउंट्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं एक सिक्योर एंड एफिशिएंट वे ऑफ ट्रेडिंग शेयर्स। एज अ शेयर जो है वो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है ऑटोमेटिकली, और जो प्रोसेस होता है बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स हैज बिकम फास्टर। और जो इन्वेस्टर्स है कैन नाउ ट्रेड शेयर्स ऑनलाइन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। और जो डीमेट अकाउंट्स है have like डीमेट्स अकाउंट जो डीमेट अकाउंट्स है have also made it easier for companies कि वो इशू कर सकते हैं ट्रांसफर कर इशू एंड ट्रांसफर शेयर्स, reducing the time cost associated with share transactions। एंड इसी से आपका वीडियो जो है वो एंड होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसी लगी। आपका पेपर मोस्टली इसी वीडियो में से बनेगा, सो ट्राई करना इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लो। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।